गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम उपभोक्ता की बचत से संबंधित टॉपिक कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की आलोचना या कमियों के बारे में अपना जो पॉइंट है वो चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 2 पॉइंट कर लिए कि उपभोक्ता की बचत की जो अवधारणा है उसमें कौन कौन सी कमियां पाई जाती है, कौन कौन सी आलोचनाएं हैं। इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि एक उपभोक्ता जो वास्तव में देने को तत्पर होता है और जो वास्तव में देता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। वह दोनों कैसे होते हैं? समान होते हैं। क्योंकि उपभोक्ता जब बाजार में जाता है तो उसके माइंडसेट में ये चीज़ रहती है कि मुझे ये वस्तु लेके आनी है और उसकी कीमत मुझे यहाँ तक देनी है। इस प्रकार इसकी मान्यताएं जब अपन ने की तो उसमें संबंधित ये बताया कि देने के लिए जो तत्पर होता है और जो वास्तव में देता है किसी वस्तु के अभाव में, उन दोनों में जब अंतर पाया जाता है तो वो उपभोक्ता की बचत के अंतर्गत आता है। आलोचनाओं के अंतर्गत हमने ये देखा कि एक उपभोक्ता जो वस्तु वास्तव में वो लेना चाहता है उसके बदले में जितना पैसा वो देने को तत्पर है और जो वास्तव में देता है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों समान ही होते हैं। इससे संबंधित हमने ये कमी देखी इस अवधारणा के अंतर्गत। दूसरी कमी थी आपकी उपभोक्ता की बचत की कि अतिरिक्त इकाइयों के लेने से जैसे ही उपभोक्ता वस्तु की एक्स्ट्रा इकाइयाँ लेने लग जाता है उसकी उपयोगिता घटती है, बल्कि सभी इकाइयों की उपयोगिता घटती है। सिर्फ उस वस्तु की इकाइयों की उपयोगिता नहीं घटती है, बल्कि सभी इकाइयों की जो उपयोगिता है वो घटती है। इस प्रकार उपभोक्ता के द्वारा जितना पैसा दिया जाता है और जो वास्तव में वे उपयोगिता प्राप्त करता है वो दोनों लगभग बराबर बराबर होती है। कहने का मतलब जितनी वो कीमत दे रहा है लास्ट वाली वस्तु से उसे उतनी ही उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार दोनों का जो अंतर होगा वो शून्य के आधार पर आता है, जिसमें मैंने आपको सारणी बनाई थी और रोटी की 5वीं इकाई की जो कीमत थी, रोटी की कीमत वो 20 पैसा थी। 5वीं इकाई से मिलने वाली उपयोगिता भी 20 के बराबर थी। अगर अपन 5 इकाइयों की बात करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 100 पैसे के बराबर थी और कीमत भी 100 पैसे के बराबर थी। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत शून्य के आधार पर 0 के बराबर होती है। इससे यहाँ पर उपभोक्ता की बचत ना के बराबर है, इस प्रकार कोई भी बचत नहीं है। नेक्स्ट आलोचना की बात करते हैं जो कि है स्थानापन्न पदार्थों की उपलब्धि से उपभोक्ता की बचत घट जाती है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए आलोचनाएं। जिसमें नेक्स्ट आलोचना है स्थानापन्न वस्तुओं की, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि से, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि से उपभोक्ता की बचत घट जाती है। कि अगर बाजार में किसी वस्तु के स्थानापन्न पदार्थ उपलब्ध होते हैं तो उपभोक्ता की बचत यानी उपभोक्ता जो है महंगी वस्तु की जगह सस्ती वस्तु प्रतिस्थापित कर लेता है। फलस्वरूप जितना पैसा वो वास्तव में देना चाहता है उतना ही पैसा वो देता है और उपभोक्ता की बचत शून्य के बराबर आती है। यहाँ पर अपन बात करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में बहुत सारी है, नाम ले लें तो अपन पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट और भी बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है तो कस्टमर इसकी तरफ
चला जाएगा या कस्टमर इसकी तरफ चला जाएगा। तो वास्तव में जितना उपभोक्ता पैसा देना चाहता है वो वास्तव में जितना देना चाहता है उतना ही वो देता है, और इस प्रकार उपभोक्ता की बचत जो है शून्य के बराबर होती है। तो जिस वस्तु के स्थानापन्न पदार्थ अधिक पाए जाते हैं वहाँ पर उपभोक्ता की बचत शून्य होती है, और जिस वस्तु के स्थानापन्न पदार्थ नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर उपभोक्ता की बचत होती है। इस प्रकार स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि भी उपभोक्ता की बचत को जो है प्रभावित करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, उपभोक्ता की बचत पूर्णतया काल्पनिक व अवास्तविक अवधारणा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत पूर्णतया काल्पनिक, पूर्णतया काल्पनिक व अवास्तविक, अवास्तविक मतलब जो मान्यताएं व्यवहार में लागू नहीं होती है वो बोलते हैं अवास्तविक अवधारणा है, अवास्तविक अवधारणा है। तो उपभोक्ता की बचत पूर्णतया काल्पनिक व अवास्तविक अवधारणा है। इसके अंतर्गत जो हमने ये अवधारणा पढ़ी है उपभोक्ता की बचत की, वो व्यवहारिक जीवन में अगर अपन बात करते हैं तो ये पूर्णतया काल्पनिक मानी जाती है, पूर्णतया जो है अवास्तविक अवधारणा मानी जाती है कि व्यवहार में ऐसी अवधारणा नहीं पाई जाती। ये कहते हैं प्रोफेसर निकलसन। कौन कहते हैं? प्रोफेसर निकलसन। कि एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु को या किसी भी वस्तु की कीमत जब वो देता है तो वो जितना देना चाहता है उतना ही देता है। ऐसा नहीं है कि वो देना ज़्यादा चाहता है और वो देता कम है। इस प्रकार का ऐसा कोई भी अवधारणा नहीं होती है। ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या ऐसी अवास्तविक सोच सकते हैं कि जो कि वास्तव में पाई नहीं जाती। इस प्रकार जो है ये भी इसकी आलोचना या कमियों के रूप में उभर कर आई है। नेक्स्ट है मार्शल के विवेचन में मार्शल के विवेचन में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा, मार्शल जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में इनका नाम आता है, तो उनके विवेचन में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा विवादग्रस्त मान्यताओं पर, विवादग्रस्त मान्यताओं पर, जिस पर बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं, वो वाली बात आती है, आधारित। ये भी इसकी कमी के रूप में सामने आई है बात कि उपभोक्ता की बचत पर कई प्रकार की आपत्तियां जो है उठाई गई है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार वह मुख्यतया इस बात की या इस अवधारणा के पीछे स्वीकृत मार्शल की जो मान्यताएं हैं उन पर भी आधारित है। जो मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत मानी थी वो भी इस चीज के अंतर्गत आती है। हम इनका विवेचन पहले ही कर चुके हैं, फिर भी आपको एक बार वापस जो है रिपीट कर देते हैं। मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय माना था। उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत आपको पता है कि मार्शल ने उपयोगिता को क्या बताया? गणनावाचक, गणनावाचक जिसकी की गणना की जा सकती है। जबकि तटस्थता वक्र में जो है उपयोगिता को क्रमवाचक बताया है। क्या बताया है? क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब होता है कि एक संयोग है आपके पास और दूसरा भी संयोग है, लेकिन पहले संयोग की अपेक्षा दूसरे संयोग में ज़्यादा वस्तुएं हैं, तो पहले वाले संयोग की अपेक्षा दूसरा जो संयोग है वो ज़्यादा संतुष्टि का सूचक होता है। यह अपन तटस्थता वक्रों की बात करते हैं जिसमें अपन ने तटस्थता मानचित्र बनाए, जिसमें आपने 1, 2,
3 कितने भी मानचित्र बनाए हो तो यहाँ पर ऊपर वाला तटस्थ वक्र जो है नीचे वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुष्टि का सूचक है। तो यहाँ पर जो 3rd नंबर का है वो 1st नंबर पे रखा जाएगा, जो 2nd नंबर का है उसको 2nd नंबर पे रखेंगे और जो 1st नंबर का है उसको रखेंगे 3rd नंबर पर। यानी नीचे वाला तटस्थ वक्र कम संतुष्टि का सूचक है और ऊपर वाला तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि का सूचक है। तो मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय माना है। यहाँ पर आपको बता दिया गणनावाचक विश्लेषण के द्वारा। इसके साथ दूसरी बात करते हैं कि उसके द्वारा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान मान ली गई है। तो जिस भी वस्तु से उपयोगिता, कोई भी व्यक्ति जब अतिरिक्त वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता है तो वहाँ पर उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? घटती हुई होती है। लेकिन साथ में मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसी मानी है? समान मानी है। समान का मतलब चाहे रोटी से या कोई भी वस्तु से हमें 0 उपयोगिता मिल रही है, ऋणात्मक उपयोगिता मिल रही है, फिर भी उस वस्तु की कीमत कैसी होगी? समान ही होगी, जिसमें मैंने आपको सारणी के द्वारा पूरा स्पष्टीकरण किया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो वो थी आपकी मांग वक्र में। जो अपन ने मांग वक्र देखा उसमें अन्य बातों के समान रहने या मानकर केवल एक ही वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव उसकी मांग की मात्रा पर देखा जाता है। यहाँ पर अन्य बातों के समान रहने वाली बात में आपको बताया गया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। अन्य बातों के समान रहने पर ये चीज को लेते हुए एक वस्तु की कीमत जब बढ़ती है तो मांगी जाने वाली मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो कीमत बढ़ी, मांग कम हो गई, कीमत कम हुई, मांग ज़्यादा हो गई। तो एक वस्तु की कीमत का प्रभाव एक वस्तु की कीमत का प्रभाव उसकी मांग पर देखा जाता है। यहाँ पर साथ में उपभोक्ताओं की आय को स्थिर माना जाता है, उपभोक्ता की रुचि को स्थिर माना जाता है, उपभोक्ता की पसंद को स्थिर माना जाता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों को भी जो है स्थिर माना जाता है। इस प्रकार तब मांग वक्र लागू होता है। तो ये भी जो है इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाजार मांग वक्र के निर्माण में। जो अपन ने बाजार मांग वक्र बनाया था, वैयक्तिक मांग वक्रों के योग को ही बाजार मांग वक्र विश्लेषण के अंतर्गत ये ए उपभोक्ता और ये जो बी उपभोक्ता दोनों का जो मांग वक्र होगा वो ए बी जो मांग वक्र बनेगा इन दोनों के मांग वक्रों के जोड़ का बनता है, वो आपका बाजार मांग वक्र कहलाता है। तो इसमें ए एक वैयक्तिक मांग वक्र, बी दूसरे व्यक्ति के वैयक्तिक मांग वक्र, इन दोनों की टोटल जो मांग होगी उसके आधार पर जो मांग वक्र बनाया जाएगा वो संयुक्त मांग वक्र आपका बाजार मांग वक्र होता है। तो इसके अंतर्गत मार्शल ने लोगों की रुचि को, फैशन को, आय को, इन सभी पर ध्यान नहीं दिया। ये सभी को क्या माना है? उसने स्थिर माना है। अगर इन सब में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। इससे बाजार उपभोक्ता की बचत की अवधारणा अनिश्चित हो जाती है इन सभी मान्यताओं के आधार पर। इस प्रकार हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि हिग्स ने तटस्थ वक्रों का प्रयोग करके उपभोक्ता की बचत का जो माप प्रस्तुत किया इसमें ये कमियां नहीं रही जाती है, जो उपभोक्ता की बचत का माप भी अधिक वैज्ञानिक और सुनिश्चित हो जाता है। कहने का मतलब अपने हिग्स का जो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा में तटस्थ वक्रों का प्रयोग करके आपको बताया था कि ये कमियां उसमें नहीं रह जाती है जो मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण में पाई जाती है, जिसका अपन ने भी 4-5 कमियां आपको बताई थी कि जिसके अंतर्गत आपको ये बताया कि उपयोगिता को मापनीय मान लिया है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया है या समान मान लिया है, अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की कीमत का प्रभाव उसकी मांग की मात्रा पर देखा जाता है, बाजार वक्र के निर्माण में उपभोक्ता की आय को और जो है पसंद को, भावी संबंधी कीमतों को, संबंधित वस्तु की कीमतों को, इन सबको स्थिर मान लिया जाता है। ये सारी कमियां उसके अंदर पाई जाती है जो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा में प्रोफेसर हिग्स के द्वारा तटस्थ वक्रों का प्रयोग करके ये सारी कमियां इसके अंदर नहीं पाई जाती। इस प्रकार ये अधिक वैज्ञानिक और अधिक स्पष्ट हो जाता है। इन सभी आलोचनाओं या कमियों को देखते हुए उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा में मापनीयता की दृष्टि से कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका अस्तित्व अवश्य होता है। वास्तव में इसका अस्तित्व
होता है, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। हमें कई वस्तुओं के उपभोग से उनकी कीमत की तुलना में अधिक मानसिक संतोष मिलता है। जैसे कि अपन बात करते हैं नमक की, खाने में नमक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जबकि नमक की कीमत कैसी होती है, कम होती है। और संतोष कैसा मिलता है, अधिक मिलता है। अगर नमक नहीं हो खाने में तो खाने का स्वाद ही बदल जाएगा, खाना अच्छा ही नहीं बनेगा, जबकि उसकी कीमत कितनी है, बहुत कम है। इसी प्रकार बात करते हैं पानी की, पानी की कीमत बहुत कम है। अखबार की कीमत जो आपको देश विदेश की खबरें, देश विदेश की खबरों से अवगत कराता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं देता है, तो 2, ढाई, 3, 4, 5 रुपए का अखबार आता है और आपको घर बैठे बैठे सारी चीज़ें पता चल जाती है। कुल मिला के कहने का मतलब है ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत कम है और उनसे काफ़ी मानसिक संतोष मिलता है। इस अतिरिक्त मानसिक संतोष के का ही उपभोक्ता के लिए बड़ा महत्व होता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को जो है ऐसे पैसा प्राप्त हो गया, लेकिन उसके माइंड में ये संतुष्टि हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ मैं ये इतना पैसा दे सकता था लेकिन ये मुझे कम कीमत पे मिल गया है। तो ये मेरे एक मन में ये माइंड में ये बात आ जाती है कि हाँ मेरे को इस रूप में इतनी बचत हुई है। जबकि वैसे कोई ऐसी कोई बचत नहीं होती, कोई व्यक्ति आपको पैसा नहीं दे रहा होता है, ये तो एक माइंड की धारणा है, मनुष्य की मानसिक धारणा है, जिससे उसे उपभोक्ता की बचत के रूप में प्रस्तुत किया गया। सरकार को भी ऐसी आर्थिक नीतियां अपनानी चाहिए। सरकार जो है उसको भी इस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए जिनसे उपभोक्ता की बचत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कि सरकार इस प्रकार के कार्य करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता की बचत हो तथा साथ में कम से कम हानि पहुँचे। उपभोक्ता की बचत ज़्यादा होगी, हानि कम होगा, तो उपभोक्ता को और ज़्यादा फायदा होता है, उसके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तभी सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सकेगा, क्योंकि समाज का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा तो देश का कल्याण अपने आप ही हो जाता है, और जब देश का कल्याण होगा तो विकास भी बढ़ता है। उपभोक्ता की बचत का महत्व नीचे जो है अपन करेंगे। अब यहाँ तक आपका जो है आलोचनाएं थी कि अपने जो उपभोक्ता की आलोचनाएं की है बचत की अवधारणा की, ये जो है अर्थ से संबंधित डायग्राम का हो गया, मान्यताएं हो गई, और फिर बाद में ये कमियां हो गई। ये पूरा जो है कई बार जो है क्वेश्चन बड़े के रूप में आ जाता है, और कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को चित्र के द्वारा स्पष्ट करो, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। और महत्व की अगर अपन बात करते हैं तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की महत्व क्या है, क्योंकि बिना महत्व के तो कोई चीज़ का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो कोई महत्व होता है तभी किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का महत्व है। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का महत्व। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से, चाहे आप सिद्धांत रूप में देख लीजिए, चाहे आप व्यवहारिक रूप में मान लीजिए, इसको दोनों ही दृष्टियों से इसका महत्व माना गया है। सैद्धांतिक दृष्टि से उपभोक्ता की बचत की अवधारणा हमें उपयोग मूल्य, जिसको वैल्यू इन यूज, जैसे अपन वस्तु का यूज करते हैं, वह विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य का मतलब होता है लेन देन। विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन, एक्सचेंज में अंतर करने का अवसर देती है उपभोक्ता की बचत की अवधारणा। आधुनिक जीवन में अनेक वस्तुएं एवं सेवाएं, जैसे अब तो पोस्ट कार्ड होता तो है लेकिन कम है, लेकिन पहले ज़्यादा होता था। जब हमारे पास फ़ोन की सुविधाएं नहीं थी तो हम पोस्ट कार्ड के द्वारा, लेटर के द्वारा ही भेजकर एक दूसरे के जो है समाचार या जानकारी प्राप्त करते थे। तो पोस्ट कार्ड की बात कर लो, अखबार की बात कर लो, बिजली, सिटी बस हो गई आपकी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हमें उपयोगिता अधिक मिलती है, बहुत ज़्यादा उससे हमें जो है उपयोगिता मिलती है, जबकि इसके लिए मूल्य हमें काफ़ी कम देना पड़ता है, काफ़ी
नीचा मूल्य उनका देना पड़ता है। अतः उपयोग मूल्य व विनिमय मूल्य का अंतर उपभोक्ता की बचत की अवधारणा से स्पष्ट हो जाता है कि हम उसके बदले में पैसा कितना दे रहे हैं और हमें उससे चीज़ कितनी प्राप्त हो रही है। जैसे पानी कभी जो है बहुत कम आता है, मान लो, अब पानी कम आएगा तो हमारे को पूरे दिन जो है इस बारे में हमारे माइंड में ये चीज़ चलती रहेगी कि हमें पानी का यूज़ हर जगह सोच समझ के करना है, और जैसे ही पानी ज़्यादा आता है तो हम उसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात आती है कि उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत की अवधारणा से स्पष्ट किया गया है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र जिसमें मानव कल्याण को जो है प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि मानव कल्याण का उद्देश्य ही उसमें सर्वोपरि होता है, जिससे लोगों का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके विभिन्न जो है महत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें फर्स्ट आएगा आपका 2 स्थानों की एवं एक ही स्थान पर विभिन्न समयों में आर्थिक स्थिति की तुलना। फर्स्ट डालिए 2 स्थानों की, 2 स्थान जो अलग अलग जगह होती हैं उनकी, एवं एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर विभिन्न समयों में विभिन्न समयों में आर्थिक स्थिति की तुलना। दो स्थानों की एवं एक ही स्थान पर विभिन्न समयों में आर्थिक स्थिति की तुलना। उपभोक्ता की बचत की सहायता से आर्थिक स्थिति की तुलना की जाती है कि हम उपभोक्ता की बचत की सहायता से आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। मान लीजिए अफ्रीका की अगर अपन बात करते हैं तो अफ्रीका की तुलना में भारत में उपभोक्ता की बचत अधिक मिलती है। क्यों? क्योंकि भारत में जो वस्तुएं हैं वो अफ्रीका की तुलना में सस्ती है, अफ्रीका में वो वस्तुएं महंगी है। तो हम कहेंगे कि भारत में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता को वस्तुएं आसानी से मिल जाएगी और वो भी कम कीमत पर प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता वर्ग को यदि किसी देश में आज से पहले की अपेक्षा ज़्यादा वस्तुएं सस्ती मात्रा में मिलती है, यानी वस्तुएं भी ज़्यादा मिल रही है और मिल भी कैसी रही है, सस्ती मिल रही है, तो लोगों की आर्थिक स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा। कहने का मतलब उन वस्तुओं पर पैसा कम खर्च किया जाएगा और वस्तुएं में ज़्यादा प्राप्त होती है, और जब ज़्यादा प्राप्त होगी तो व्यक्ति का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन स्तर ऊंचा होता है। बचे हुए पैसे को वो दूसरी वस्तुओं पर खरीदने की जो है कोशिश करता है, या हो सकता है वो ज़्यादा मात्रा में खरीद ले। हम पहले ही बतला चुके हैं कि वस्तुओं के भाव बढ़ने से अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की बचत घटती है। जैसे कि हमने डायग्राम के द्वारा बताया था आपको कि 20 रुपये या 20 पैसे कीमत थी तो उपभोक्ता की बचत RPT के बराबर हो रही थी, और जब कीमत 20 से कितनी हो गई, 40 हो गई। ये वाला डायग्राम याद होगा, इसमें हमने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की थी, और ये ऐसे था आपका, यहाँ पर कीमत 20 रुपये थी, 20 पैसे, और उपभोक्ता को यहाँ से 100 के बराबर मिल रही थी, फिर 80 के बराबर मिल रही थी, फिर 60 के बराबर मिल रही थी, फिर 40 के बराबर मिलती। अब यहाँ पर कीमत 20 की जगह कितनी हो गई, 40 हो गई, तो उपभोक्ता की बचत इतनी रह गई, घट गई। तो जैसे ही वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है उपभोक्ता की बचत घटती है, तो लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि अब लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उन वस्तुओं पर। भारत में योजना काल में दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं के भाव बढ़ जाने से जब वस्तु की मांग, पूर्ति कम होती है, मांग ज़्यादा होती है, तो वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे उपभोक्ता वर्ग की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उसकी वास्तविक आय कम हो जाती है, लेकिन कम कीमत पर जो है ये जो बहुत सारी वस्तुएं मिलती है उससे उपभोक्ता की बचत बढ़ भी जाती है। इस प्रकार 2 स्थानों की एवं एक ही स्थान पर अपन विभिन्न समयों में तुलना करते हैं उपभोक्ता की बचत की
तो आर्थिक स्थिति की तुलना की जाती है। जब वस्तुओं की कीमतें कम होती है तो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जब वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा होती है तो उपभोक्ता की बचत कम होती है, फलस्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का महत्व है। दो स्थानों, एक ही स्थान पर अगर अपन बात करते हैं तो विभिन्न समयों में आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाने में। सेकंड बात करते हैं सार्वजनिक वित्त में महत्व। सार्वजनिक वित्त में महत्व। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के आधार पर यह सिद्ध किया था कि सरकार को बढ़ती हुई लागत वाले उद्योगों पर कर लगाना चाहिए। जिनकी लागतें क्या हो रही है, बढ़ रही है, लागतें बढ़ती हुई लागतों वाले उद्योगों पर कर लगाना चाहिए तथा घटती हुई लागतें वाले उद्योगों को आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी देनी चाहिए। तो जिन उद्योगों पर या जिन उद्योगों पर वस्तुओं की लागतें बढ़ रही है वहाँ पर टैक्स लगाया जाना चाहिए और जिन उद्योगों की लागतें घट रही है उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए, क्योंकि वैसे ही उस वस्तु की लागत क्या हो गई, बढ़ गई। तो लागत बढ़ी तो उस पर टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स लगाया जाएगा तो वो वस्तु और महंगी होगी, और महंगी होगी तो उस वस्तु की मांग कम होगी, और मांग कम होगी तो वो वस्तु धीरे धीरे बनना बंद हो जाती है। जबकि घटी हुई लागत की बात करते हैं, घटी हुई लागत जिनमें उत्पादन तो बढ़ रहा है और लागत क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पर देखो ये AC और ये MC, ये AC है आपका, ये MC। अगर लागतें नीचे की तरफ आ रही है तो वहाँ पर सरकार को अनुदान देना चाहिए। क्या देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे लागत और ज़्यादा कम होए। लागत और ज़्यादा कम होगी तो वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होगी तो हमारी वस्तुएं हमारे देश में भी ज़्यादा मात्रा में बिकेगी, विदेशों में भी ज़्यादा बिकेगी और सरकार को ज़्यादा आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है सार्वजनिक वित्त में उपभोक्ता की बचत का महत्व बढ़ जाता है। और भी जो है इसके अंतर्गत महत्व में आता है बढ़ती हुई लागत, घटती हुई लागत, जिसके अंतर्गत बढ़ती हुई लागत में करों के द्वारा, घटती हुई लागत में आपको सब्सिडी के द्वारा, इन सब के द्वारा किया जा सकता है। आगे और भी महत्व है, इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।